हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और मोस्टली सभी क्लासेस के एग्ज़ाम अब ख़त्म होने को हैं। लेकिन एक पेपर जो है कॉमन होता है, जो कि FESB 10 है और FESA 10 है। और इसके अलावा आपका एक पेपर जो होता है FHPA। तो ये तीनों पेपर थोड़ा कॉमन से पेपर होते हैं, लेकिन अलग अलग क्लासेस के होते हैं। अब जैसे कि FESB 10 जो है एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। और ये जो पेपर है BCom, BSc, BA योगा, ठीक है, BBA, BCA और BTTM। और क्लासेस कौन सी होती हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, ये 3 क्लासेस के लिए होता है। सुबह ही हमने एक वीडियो और अपलोड की थी आपके लिए, तो वो सभी स्टूडेंट्स ने अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि वो भी हमने इसी से संबंधित आपकी वीडियो अपलोड की थी। अब यहाँ पर जो आपका पेपर में हमने जो आपका FHV एक बार वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, तो उस वक्त हमें भी नहीं मालूम था कि इसमें जो पेपर होते हैं MCQs बेस होते हैं, थ्योरिकल बेस होते हैं। तो वहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है, 1.5 साल बने हुए। तो उसमें हमने बताया था कि थ्योरिकल आता है, लेकिन वहाँ पर भी आपका FHVA भी जो आपका आता है, वह पेपर भी आपका MCQ बेस ही आता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ इन सब की तैयारी के लिए। और हिंदी मिरर पर जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको कहीं ना कहीं इन तीनों की वीडियो अवश्य मिलेंगी। तो सर्च करते रहिए और अपना जो है तैयारी करते रहिए। 24 तारीख तक आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। अभी जो पेपर है जो हम B लेकर आए, इससे पहले आपका A ऑलरेडी अपलोड है, तो वो शायद आपको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वो भी 22 जून का ही पेपर है। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 100 नंबर का ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 1 नंबर का एक होता है। चलिए, सॉल्विंग पेपर आपके लिए लेकर आए हैं ये। तो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से आपके लिए 100 क्वेश्चन सर्च करने के बाद तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं, और हम आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल वीडियो लेकर आते हैं। उन बेनिफिशियल वीडियो को कहीं ना कहीं आप भी शेयर करते हैं, तो आप भी अपने थ्रू किसी को बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। आपको तो सिर्फ इतनी ही मेहनत करनी है कि आपको शेयर करना है। हम पूरी वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए, जैसे कि अभी तक आप करते आए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश वर्जन, यहाँ पर है। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश वर्जन देखना है, यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया A.G. टेंसले, रॉबर्ट ब्राउन ने, हक्सले ने और एंसर्ट हेकल ने। तो इसका आंसर आपका जाने वाला है A.G. टेंसले। एक चीज़ और है, यहाँ पर जब मैं क्वेश्चंस बोलूँगी तो आप मेरे आंसर का इंतज़ार ना करके अपना टिक ज़रूर लगा लें, आंसर ज़रूर सोच लें, जिससे आपको पता रहे कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपघटक है? हरे पादप, पक्षी, सरीसृप या फिर जीवाणु? तो सोच लिया होगा सभी ने। अगर आपका आंसर जा रहा है यहाँ पर D, यानी कि जीवाणु, तो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिकम्पोजर? तो ये होता है बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा अपघटक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है? प्राणी पलवक, पादप पलवक, कवक या फिर छोटी मछलियाँ? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकेंगे आपके आंसर के लिए। चलिए आंसर आपको बता देते हैं। अगर आपने आंसर सोचा है B, तो बिल्कुल सही है, पादप पलवक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का, जयभार का, संख्या का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आता है, तो इस तरह के जो आंसर होते हैं बहुत रेयर ही अप्लाई होते हैं। और अगर आता है उपरोक्त में से सभी, तो वो भी अप्लाई होता है। तो ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, जैसे आप डाउटफुल होते हैं, जैसे ऊर्जा में और जयभार में आप डाउटफुल हैं, और इसमें आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये नहीं हो सकता है,
तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बचे आपके पास दो, अब इन दो में से आप कोई एक सोच सकते हैं। अगर आपने सोचा है ए, बिल्कुल सही है। जो निम्न में से पिरामिड जो सदैव सीधा होता है वह ऊर्जा का होता है। चलिए आगे चलते हैं। जिसमें आप श्योर होते हैं तो उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, जैव विविधता शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। अब जैसे यहाँ पर है, केवल जंतुओं के लिए है, केवल जंतु है पादपों के लिए, पादपों जंतु है सूक्ष्म जीवों के लिए है, केवल विषाणुओं के लिए है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि केवल विषाणुओं के लिए है ना। तो यहाँ तो इसको तो हम एलिमिनेट पहले ही कर देते हैं। अब बचा है पाँचवें में हमारा 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में यहाँ पर जंतु है, यहाँ पर जंतु और पादप है, लेकिन यहाँ पर तीनों हैं, पादप भी है, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं एमसीक्यूज़ के, तो आप अपना थोड़ा सा उसे माइंड को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर सही निकलेगा। तो जो मैं एलिमिनेट वाला आपको सिस्टम बता रही हूँ वो तो आप ज़रूर करके रखिएगा, लेकिन उसी को एलिमिनेट कीजिएगा जिसमें आप श्योर हो कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो इसमें आपका जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन इस सीटू संरक्षण विधि का उदाहरण है। राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है या उपरोक्त सभी। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक बताया था कि आप जो है अगर आता है उपरोक्त सभी तो 100% में 90 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 80% कह सकते हैं कि इस तरह के आंसर वही वाला सही जाता है। और ऐसे ही अगर आता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वहाँ पर भी यही वाली कंडीशन है कि 80% वही आंसर सही, उसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं। 80% उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 80% वही आंसर सही जाता है जहाँ आता है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसमें आते हैं। किसमें, C2 संरक्षण विधि में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के रखिए, कौन सा आंसर आप लगा रहे हैं। हमारे साथ साथ आपका भी आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ और करनी है, पेन पेपर अपने साथ लेकर बैठिए। जैसे जैसे आप नंबर डालते जाइए, 1 का जैसे हमने बताया आपको ए, अगर आपने बी लगाया तो बी ही रखिए। लास्ट में आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। रिजल्ट आपको अभी पता चल जाएगा कि आप इसमें पास होंगे या फिर फेल, क्योंकि इसमें आपको 40% लाना ज़रूरी होता है, इसे पास आउट होना ज़रूरी होता है, तभी आपकी मार्कशीट मिल पाती है। नहीं तो जब तक आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे आपकी मार्कशीट नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं सी, गुजरात। अब गिर से क्या बनेगा, गुजरात, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और ये प्रश्न यहाँ के साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं वहाँ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट का जो पेपर है या टॉपिक है ये सभी कंपटीशन में आता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन अपने कंपटीशन बेस भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, ऐसे आपके जो पेपर होना है 24 उसके लिए भी, और साथ में आप अपने कंपटीशन बेस भी इसको एक डायरी में नोट करके रखिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो हैं तो सारे ही राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन हमें बताना है इसमें पहला कौन सा है। तो 8वें का अगर आप सी मानकर चल रहे हैं, कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान, तो बिल्कुल सही है। और आपको बता दें 2023 में इसका नाम भी चेंज हो चुका है, उसको भी आप थोड़ा सा, अभी तो खैर आपका ये आंसर नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है बन जाए। तो इसका नया नाम भी आया है, उसको भी आप सोच के रखिए क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक नेम आ चुका है। ठीक है, आपको पता है कौन सा है ना, बुरांश है, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक नेम है, इसमें से आपको आंसर बताना है। सोसिरिया ओबलेटा, मायरिका एस्कोलेटा, फिर रोडोडेंड्रोन और आर्बोरियम, या फिर हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें जाएगा। तो आपको बता दें 9 का आंसर आपका जाने वाला है ए, सोसिरिया ओबलेटा। और ये जो नाम है वानस्पतिक नाम है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ब्रह्म कमल।
जो राष्ट्रीय पुष्प है वह क्या है, ब्रह्म कमल है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? वायु प्रदूषण, आवास चरण, अवैध शिकार, जल प्रदूषण। तो जैव विविधता किससे बनती है आप बताइए जल्दी से। 10वें का आंसर अगर आप लगा रहे हैं आवास चरण तो बिल्कुल सही है। जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम में यही माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता तथा पीएच उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं ये? जैव घटक के, अजैविक घटक के, उत्पादों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का मैंने कहा था कि इस तरह के एलिमिनेट पहले ही कर दें, ठीक है। और जो है 11 में उत्पादक ये हो ही नहीं सकते हैं। तो अब बचे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, पीएच। तो ये क्या होंगे, जैविक होंगे, अजैविक होंगे? तो ये होंगे अजैविक घटक, जैविक नहीं होते हैं। बायोटिक और अबायोटिक, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसकी मैंने बुक भी अपलोड की हुई है, वहाँ भी मैंने आपको चीज़ें समझा रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? 2, 4, 5 या फिर 3? कौन कौन से हैं? 2, 3 या 4, 5? तो जल्दी बता दीजिए आंसर। तो 12 का आपका आंसर जाने वाला है बी, 4। अब ये भी नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक है हिमालय, नोट कर सकते हैं आप। हो सकता है इस बार नाम से ही पूछ लिया जाए आपसे, हिमालय। फिर उसके बाद है आपका पश्चिमी घाट, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। पश्चिम घाट के बाद है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपके लिए सब चीज़ें सर्च करके लेकर आते हैं, जिससे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो आपकी वीडियो का देखने का। सुंदर, आपने सुना होगा सुंदर लैंड, ठीक है, सुंदरलैंड, सुंदरवन सुने हैं सबने वहीं पर। तो ये आपके 4 हो चुके हैं। हो सकता है ये चारों मैंने जो बताए हैं तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो हॉट स्पॉट है, आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा बनने के लिए उत्तरदायी है? NOx या CO2 या फिर SOx या NOx एंड SOx बोथ, यानी कि दोनों हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं, तो ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। थोड़ा सा आपको 12 क्वेश्चन में एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, थोड़ा मैंने नोट डाउन किया हुआ था तो मैं बता देती हूँ आपको ज़रा सा। 4 चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी कि 4 हैं यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको 4 वैश्विक 30 से ज़्यादा एंडीज पर्वत और उष्णकटिबंधीय भारत में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा क्षेत्र है। मैंने अभी आपको 4 बताए थे, तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो होगा इंडो बर्मा क्षेत्र, जो मैंने तीसरे नंबर पर आपको बताया था। और सबसे छोटा जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा मुझे और बताना था। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है और सबसे छोटा कौन सा क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है इंडो बर्मा क्षेत्र। चलते हैं 13 पर। 13 का आंसर आपका जा रहा है डी। तो मैंने कहा था ज़्यादातर क्वेश्चन 80% यहीं पर जाता है जहाँ पर आता है इस तरह का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यूट्रोफिकेशन संबंधित है किससे? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। 14 का आपका आंसर जाने वाला है बी, ठीक है, जल प्रदूषण से। एक चीज़ आपको 13 में नोट डाउन की हुई है, उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। NOx एंड SOx बोथ के बारे में। इसका मतलब है NOx नाइट्रोजन और SOx का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों जब जल के साथ क्रिया करते हैं, दोनों ये जब जल के साथ क्रिया करती हैं, तब उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद अम्लीय वर्षा होती है। तो इसलिए अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। गंधक भी याद रखिएगा, गंधक, ठीक है। अम्ल और गंधक का जो है क्या बनता है? तेजाब बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये हमने बता दिया है। 14 का आपको आंसर 14 में आपका जाना है बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ आपको और नोट करा देते हैं, जो 14 में आपका ये यूट्रोफिकेशन दे रखा है, इसका आप हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं। इसका होता है सुपोषण,
ठीक है, सुपोषण बोलते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 15 में ओजोन परत क्षरण अम्लीय वर्षा वैश्विक उष्णता का परिणाम है। जल प्रदूषण के वायु ध्वनि मृदा कौन सा है? तो 15 का आंसर भी आपका बी जाने वाला है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है? तो 16 का आपका जाना है क्योटो प्रोटोकॉल, और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका जो है कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है, जो भी हमने आपको ऊपर बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलकर जो है अम्लीय वर्षा करती हैं जल के साथ क्रिया करके। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्तरदायी कौन है? अस्थमा के लिए, चर्म समस्याओं के लिए, इटाई रोग के लिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए। तो 17 का आंसर आपका जाने वाला है ए, अस्थमा के लिए उत्तरदायी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर PAN का वृद्ध रूप है, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है क्या है? PAN की फुल फॉर्म या एक्सपेंडेड क्या करती है ये? तो यहाँ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या पर ऑक्सीजन एसिड नाइट्रेट या पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का तो हमने आपको बताया ही था कि इस तरह के तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचा आपके 3 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर जाने वाला है? तो आपका पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। निम्न में से कौन सा बांधों का नकारात्मक प्रभाव है? जो बांध होते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, तो उनसे क्या नकारात्मक प्रभाव होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या डालते हैं जो डैम होते हैं? तो रोजगार के डालते हैं, ऊर्जा उत्पादन के डालते हैं, वनों के कटाव के डालते हैं, या फिर उपरोक्त सभी के डालते हैं। तो 19 का आपका सी जाएगा, वनों के कटाव। जो बांध बनते हैं उससे सबसे ज़्यादा नकारात्मक जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो वनों के कटाव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन इसका, टाइडल ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या फिर जीवाश्म ईंधन। तो 20 का अगर आप ए लगा रहे हैं टाइडल ऊर्जा तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 21, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला को इस प्रकार दिखाया गया है। पहली कौन, ये घास का कौन प्राथमिक उपभोक्ता होता है? चूहा कौन सा होता है और सांप कौन सा होता है? तो इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों ही उपभोक्ता यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फिल करना है कि कौन सा प्राथमिक है कौन सा। तो इसमें इस खाद्य श्रृंखला में इन्होंने सिर्फ चूहे के बारे में पूछा है कि चूहा कौन सा उपभोक्ता है या उत्पादक है। तो 3 जगह उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक तो होगा ही नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बचे आपके पास 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से आपको निकालना है कि क्या जाने वाला है। तो बताइए जल्दी से इसमें क्या जाने वाला है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, प्राथमिक उपभोक्ता। चूहा जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जो भी घास खाता है, जैसे खरगोश हुआ, चूहा हुआ, वो सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और सांप क्या हुआ उसमें? सांप आपका जाएगा तृतीय उपभोक्ता में, क्योंकि वह किसको खाता है? चूहे को खाता है। और घास, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हो गई है तो बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं प्राथमिक, यहाँ पर द्वितीय और यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में झूम खेती मुख्यतः होती है केरल में, राजस्थान में या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, अंडमान व निकोबार में। तो 22 का आपका आंसर जाने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। भारत में जो झूम खेती होती है वह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध इस पर बना है, कौन सी नदी पर बना है? गंगा नदी, नर्मदा, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो 23 का आपका आंसर जाने वाला है बी, नर्मदा नदी। अब यहाँ से जैसे सरदार तो नर सर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस की ट्रिक भी होती है याद करने की, जैसे भी ऊपर मैंने भी आपको बताया था गिर, फिर गुजरात, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऐसी सर नर आप याद कर सकते हैं, नर्मदा सरदार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक हो चुकी है 24 में आपके।
तो यहाँ पर आप जो है जा सकते हैं दोनों में, वैकल्पिक सौर ऊर्जा के, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, कौन सी ऊर्जा जैविक तत्वों द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो यहाँ पर आप टाइडल ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या फिर हाइड्रो पावर ऊर्जा। तो 25 का आपका आंसर जाने वाला है। इसमें ए भी जा सकता है और बी भी, दोनों ही इसमें जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें से एक भी लगाकर आएंगे तो आंसर सही जाएगा। ज़रूरी नहीं है रिपीट हो, लेकिन आप समझ लीजिए दोनों ही हैं। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। भारत वन्यजीव संस्थान में स्थित है अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या फिर श्रीनगर। तो 26 में आपका आंसर जाने वाला है सी, ठीक है, देहरादून में। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ? ये हुआ 1982 में। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कब ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वनों का लाभ नहीं है? औषधीय महत्व, व्यापारिक महत्व, आनंदप्रद महत्व या जैव विविधता शरण। तो कौन सा आंसर आपका जा रहा है 27 में? इसमें आंसर वैसे जो जाना चाहिए आनंदप्रद महत्व तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें औषधि भी मिलती है, व्यापारिक भी, यानी कि जब हम लकड़ी बेचते हैं खरीदते हैं वो भी होता है, जैविकता शरण तो है ही है। तो यहाँ पर आपका सी आपका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में वन आवरण का होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 50%, 33%, 10%, 70%। तो 28 के इसके हिसाब से आपका जो आंसर जाना चाहिए 28 का बी होना चाहिए, ठीक है, 33%। और ये जो राष्ट्रीय नीति आई थी ये 1952 में आई थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन अब चेंज हो चुका है, 24% हो चुका है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगर 24 आता है तो उसमें आप टिक कर सकते हैं, अगर 33 आता है तो 33 आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जा रहे हैं, गॉसियन प्लूम मॉडल के लिए प्रयुक्त है वायु प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए, ध्वनि या फिर मृदा प्रदूषण के लिए। तो 29 का आंसर आपका जाएगा ए, वायु प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पंचायत आंदोलन के द्वारा प्रारंभ किया गया, पांडुरंग हेडगे, विलासराव सालुंके, मेधा पाटेकर या फिर आर मिश्रा। तो पानी पंचायत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आपको बता देते हैं, विलासराव सालुंके के द्वारा शुरू किया गया था। थोड़ा सा इसमें आप नोट कर सकते हैं, हम बता रहे हैं आपको। 1974 में जो है महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जो इलाका था महाराष्ट्र में, पुरंदर, नोट कर लीजिए एक बार, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, पुरंदर तालुका महाराष्ट्र में 1974 में पुरंदर तालुका के नाथ गांव में क्या हुआ था? किसानों के द्वारा प्रेरित करने के लिए ये वाला आंदोलन चलाया गया था, किसानों को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हिंदू पौराणिक से संबंधित है? तो पीपल, अशोक, तुलसी, बिल्कुल सही, आपको मालूम है। उपरोक्त सभी हमने कहा था 80% जाता है, और ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, चेरनोबिल आपदा वर्ष हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 हमेशा पूछा जाता है, 1984, 1985, 1986, 1987। तो बता दीजिए चेरनोबिल कब हुआ था? तो ये आपका 32 का आंसर जाएगा सी, ठीक है, 1986। और किस कारण से हुई थी? ये रिएक्टर जो होता है उसके परिणाम स्वरूप हुआ था, रिएक्टर के परिणाम स्वरूप, इसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा जैव अपघट्य कूड़ा है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, सब्जियों के बचे छिलके, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाता है। 33 का आंसर आपका जाने वाला है सी, जैव अपघट्य कूड़ा है सब्जियों के छिलके। पॉलीथीन नहीं होती, प्लास्टिक नहीं होती, सब्जियों के छिलके होते हैं। फिर है आपका इंसिनेशन वह प्रक्रिया जिसमें ठोस अपशिष्ट को, ठोस आप जानते ही हैं, ठीक है, सॉलिड जो होता है, सॉलिड वेस्टेड जो होते हैं, जलाया जाता है, जमा किया जाता है, रखा जाता है, केंचुआ खाद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 34 का आपका जाने वाला है ए, जलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, पर्यावरण क्षरण अधिनियम सन में पारित हुआ, कौन से सन में पारित हुआ? तो यहाँ पर आपका 1980, 82, 84, 86 कब हुआ पर्यावरण संरक्षण? तो ये आपका आंसर जाने वाला है पर्यावरण से संबंधित 35 का टी, ठीक है, 1986। चलिए आगे चलते हैं, वन्य जीव संरक्षण, दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इन फ्यूचर कंपटीशन भी बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
36 का आंसर आपका जाने वाला है 1972। पर्यावरण 86 और वन का क्या है 72, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण दिवस बहुत इजी है, सभी को मालूम है, 5 जून। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्सेनिस, राकेल कार्सन, पॉल हेलेंचर या फिर ड्राविन। तो यहाँ पर 38 का आपका आंसर जाने वाला है बी। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, नोट करते चलिए, वर्बली बता रही हूँ। पर्यावरण विज्ञान पर है ये वाली पुस्तक और ये 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई, यानी कि 27 सितंबर 1962 को। और इसमें उन्होंने जिन्होंने ये बुक लिखी है उन्होंने इसमें कीटनाशक जो होते हैं उसके अंधाधुंध उपयोग से होने वाले जो प्रभाव है, प्रतिकूल जो प्रभाव हैं, उनके कारण बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राकेल कार्सन एक अमेरिकी समुद्री संरक्षणवादी लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मलेरिया का कारक है, किस कारण से होता है? प्लाज्मोडियम, सैल्मोनेला, हेपेटाइटिस विषाणु, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिए इसमें आंसर जाने वाला है 39 का आपका ए। नोट कर लीजिए, इसके बारे में भी। यह एक परजीवी है जिसके कारण होता है, जो मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा वायु जनित रोग है? टाइफाइड, कैंसर, तपेदिक, दस्त। तो इसमें से वायु से कौन सा रोग हो सकता है? तो 40 का आपका सी, तपेदिक होता है। ठीक है, दस्त आपको मालूम ही कैसे, कैंसर पता है, टाइफाइड आपको पता है किस प्रकार से होता है, लेकिन तपेदिक वायु जनित रोग है। नेक्स्ट है आपका 41, मीना माता रोग के कारण हुई थी, किसके कारण हुई थी? आर्सेनिक, क्रोमियम, मरकरी या फिर शीशा के कारण, किसके कारण हुई थी? जल्दी से बताइए। 41 का आपका बी, मरकरी के कारण, और वो मछली के कारण हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सा जल व खाद्य जनित रोग है? टाइफाइड, हैजा, दस्त। अभी हमने वायु जनित पूछा था, अब आ चुका है जल व खाद्य, दोनों चीज़ होगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था 42, अगर उपरोक्त सभी आता है तो मोस्टली 80% होता है ना आंसर। देखिए टाइफाइड भी, दस्त भी, हैजा। खाद्य इससे कौन सा होता है? आपको दस्त, हैजे हो सकते हैं, और जल टाइफाइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट WHO का वृद्ध रूप है, यानी कि WHO की आपको फुल फॉर्म बतानी है। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वाटर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस। तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। 43 का आपका जाएगा सी आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। निम्न से छोड़कर अन्य जल जनित रोग है? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, खसरा। बताइए जल्दी, जल जनित रोग अभी जस्ट अभी आपको बताया था। तो 44 का आपका डी जाने वाला है, खसरा। इसमें कहा है निम्नलिखित में से सबको छोड़कर अन्य जल जनित रोग हैं, यानी कि सारे जल जनित रोग हैं, ये नहीं है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। कैंसर पैदा करने वाले तत्व हैं, कहलाते हैं क्या? पॉल्यूटेस, कार्सिनोजेंस, टॉक्सिकेट्स या फिर जीनोबायोटिक्स। तो कैंसर पैदा करने वाले इसमें से कौन से होते हैं? 45 का आप बी लगा सकते हैं, और इसमें बी में कार्सिनोजेंस, और इसको आप बोल सकते हैं कर्कडोज। एक चीज़ और बोलते हैं इसको, कर्कटजन। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो। चलिए, हो सकता है इस बार ये वाला आ जाए। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसिबल से, डॉप्सन इकाई से। जल्दी से लगा लीजिए। 46 का आपका डी जाने वाला है, डॉप्सन इकाई। तो इसका नाम क्यों रखा गया डॉप्सन इकाई ही क्यों रखा गया? ये क्यों नहीं रखा गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसिबल? क्योंकि JMB डॉप्सन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसकी जो मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। नोट भी कर सकते हैं कि किससे मापी जाती है, जो नाम है उसका। सलीम अली माने जाते हैं किससे? कीट पतंगी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, सरीसृप विज्ञानी या मत्स्य विज्ञानी। तो 47 का आप आंसर लगा सकते हैं बी। ठीक है, पक्षी विज्ञानी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नोट कर सकते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन, डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, साइलेंट स्प्रिंग, स्पीसीज प्लॉरटेरम या फिर नेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका जाने वाला है 48 का ए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और इसमें आप जीव जाति का उद्भव, हिंदी प्रजाति की उत्पत्ति, ये जो हिंदी नाम है इसको भी आप नोट कर सकते हो, जीव जाति का उद्भव। ठीक है, पुस्तक का नाम है जीव जाति का उद्भव।
कौन सा कारक वेस्टलैंड उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? वेस्टलैंड अभी बताया था आपको, मृदा अपरदन, वनों का कटाव या फिर अतिचारण या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दीजिए क्या जाएगा इसका आंसर। तो 49 का आपका आंसर जाने वाला है डी, उपरोक्त सभी। मैंने बताया था कि ज़रूर 80% माना जाता है आंसर। 50 पर हम आ चुके हैं और 50 में कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण संसाधन है? सूर्य है, कोयला है, भूपाती है, पवन है, कौन सा है अनवीनीकरण? जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा दोबारा से हो सकता है। तो सी आपका कोयला अनवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण जिसे आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन कोयला एक बार जो ख़त्म हुआ तो नहीं आएगा। अनवीनीकरण कौन से होते हैं? जिनके भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रिया से द्वारा पुनर्स्थापन नहीं हो पाता है, जैसे कि आपका पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैसें हैं। वो एक बार अगर ख़त्म हो गए तो उसका आप नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। वो एक बार ख़त्म हो चुका तो हो चुका, तो वो अनवीनीकरण में आते हैं। जैसे सूर्य से ऊर्जा दोबारा हो पाती है, दोबारा पवन से आप दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन कोयला एक बार नष्ट है तो फिर नष्ट ही है। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट 50 आपको शाम तक मिल जाएंगे। तो तब तक बने रहना है और लाइक और शेयर करते रहना है, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलिए बने रहिए और अपनी जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 50, इसमें मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही गए हैं। तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़कर अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे थे और उनके कितने आंसर सही गए हैं।